गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 8वीं कक्षा की बुक हमारे अतीत का चौथा लेसन पढ़ेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, लेसन का नाम है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए जो बिहार कहाँ पर है और बिहार में जो छोटा नागपुर है, ठीक है, वो कहाँ पर है। चलो एक मैप के माध्यम से आपको दर्शाते हैं छोटा नागपुर कहाँ पर है। इस मानचित्र में देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये छोटा नागपुर है। और पहले जब झारखंड और बिहार एक था उस टाइम पर छोटा नागपुर किसके अंतर्गत आता था? बिहार के अंतर्गत आता था। लेकिन आज के दिन जो छोटा नागपुर है उसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर है? झारखंड में है, क्योंकि अब बिहार और झारखंड अलग अलग दो राज्य हैं। ठीक है, आपको पता लग गया होगा मैप में छोटा नागपुर की क्या अवस्थिति है। ठीक है, छोटा नागपुर यहाँ पर है। आप नागपुर और छोटा नागपुर में कभी कंफ्यूज नहीं होना। नागपुर महाराष्ट्र में भी है एक, ठीक है, लेकिन ये छोटा नागपुर है। ठीक है, छोटा नागपुर यहाँ झारखंड में है। ठीक है, आगे लेसन रीड करते हैं। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा दिकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। ठीक है, कि उसने खुद ही ऐलान करवा दिया था जन सामान्य के बीच में। दिकू बोलते हैं बाहरी लोगों से। ठीक है, आदिवासियों के लिए जो भी उनकी प्रजाति से अलग या फिर उनके स्थान से अलग उन पर आकर जो आजमाइश करता था वो सभी को दिकू की श्रेणी में रखते थे। ठीक है, किस श्रेणी में रखते थे? दिकू की श्रेणी में। आगे रीड करते हैं। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। ठीक है, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा बेटा एक जनजाति का नाम है। ठीक है, तो उस जनजाति में बिरसा का जन्म हुआ था और ये जनजाति झारखंड में पाई जाती है। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों के में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव, ये भी क्या है, एक जनजाति समूह है, भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। आगे रीड करते हैं। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दिकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? किसने बना लिया था? दिकुओं ने। ठीक है, यानी कि बाहरी लोगों ने। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था, यानी कि अपनी 6th क्लास में, नहीं 7th क्लास में, सॉरी। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। ठीक है, क्योंकि जो इनकी जो रीति रिवाज होती थी, रस्में होती थी, वो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित नहीं होती थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। ठीक है, एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। नेक्स्ट पेज है, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे, एक्टिव थे। कुछ झूम खेती करते थे, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश
जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे और इस राख में क्या होता था, पोटास होती थी। ठीक है, जो आजकल हम खेतों में डालते हैं, ठीक है, उर्वरक, उसके अंदर भी क्या होती है, पोटास। और यहाँ भी इस राख में क्या होती थी, पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे, यानी कि वो एक स्थान पर फसल नहीं उगाते थे, वो निरंतर चलते रहते थे। ठीक है, एक जगह फसल उगाई, वहाँ पर फसल काटने के बाद उस जगह को वो छोड़ देते थे और दूसरी जगह चल पड़ते और वहाँ जाकर एक बार दोबारा से फसल तैयार करने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर देते। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी, यानी कि ऐसे ही पड़ी रहती थी। घुमतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। ठीक है, जंगली पट्टियों से मतलब है कि जहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लगातार जंगल ही जंगल नजर आते थे, यानी कि कोई खुला मैदान नहीं था साफ। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी, यानी कि इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। जंगलों में इनके ऊपर कोई नियम पाबंद नहीं थे, वे केवल इसी तरीके से घुमतू खेती कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपने पास अपना काम चलाते थे। ठीक है, वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय है, यानी कि जनजातीय समुदाय है। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। जैसे आजकल हम घर में क्या करते हैं, सरसों का जो तेल है खाना बनाने के लिए यूज में लेते हैं, हम प्रयोग में लेते हैं। तो इसी प्रकार वो सरसों की जगह क्या करते थे, साल और महुआ के जो बीज होते थे उनसे तेल निकाल कर, ठीक है, तो उनसे वो क्या बनाते थे, खाना बनाते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। ठीक है, कि जब स्थानीय बाज़ारों में जो बुनकर और चमड़ा कारीगर होते थे उन्हें ये पता चलता कि अब उन्हें रंगाई करनी है और रंगाई के लिए उनके पास उपलब्ध जो सामान वो कम है, तो क्या करते, जो कुसुम और पलाश के फूल हैं जिनसे रंगाई की जाती है कपड़ों के ऊपर, तो वो किसे कांटेक्ट करते थे, खोंड समुदाय के लोगों से, वो उन्हें उपलब्ध करा देते थे जंगलों से लाकर। अब आगे रीड करते हैं, इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था, यानी कि वो जंगलों से बने उत्पादों को बाजार में बेचते और उनके बदले में कोई और चीज़ ले लेते थे। ठीक है, पैसे के बजाय वो दूसरी चीज़ें ले लेते थे। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि उनकी कमाई बहुत थोड़ी होती थी। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे, यानी कि खेतों में काम करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, क्योंकि अब वो वन उत्पादों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि वन में उत्पाद हैं वो काफ़ी कम हो गए। ठीक है, तो उन्हें मजदूरी के लिए दर बदर भटकना पड़ता। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा भी एक जनजातीय समूह है।
ठीक है। ये जो मध्य भारत यानी कि जो मध्य प्रदेश में, ठीक है, या फिर उसके आसपास के इलाके में ये रहता था जनजातीय समूह, ठीक है। तो ये दूसरे लोगों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। वो सोचते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ जंगलों पर निर्भर रहना है, किसी इंसान या फिर दूसरी वस्तु पर निर्भर हम नहीं रह सकते। अगर उन पर निर्भर हो गए तो हम मर जाएंगे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, कि उनको कर्ज तो दे देते थे लेकिन बहुत बड़ी ब्याज दरों पर देते थे, ठीक है। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को भारी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे, ठीक है। अब कुछ जो जनजाति होती थी वो क्या करते थे, वो जानवर पालते थे, ठीक है। जानवरों से ही उनका क्या होता था, जीवन निर्वाह होता था। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ होते पूरा झुंड भेड़ों का, ठीक है, लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चल पड़ते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे, ठीक है। ये जो वन गुज्जर हैं और लंबाड़िया हैं ये क्या है, जनजातीय समूह हैं, ठीक है। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे, ठीक है। ये बकरवाल और जो गद्दी समुदाय है ये भी एक जनजातीय समूह है। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आज का लेसन हम यहीं तक रीड करते हैं। जिसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।